स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये एक कंप्लीट स्टोरी है, तो इसके आगे के एपिसोड भी एक साथ ही अपलोड कर दिए हैं। मतलब अब आप पूरी कहानी का मजा एक साथ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। इससे हमें आपको और भी कहानियां देने में मदद मिलेगी। आगे की सभी स्टोरी मेंबरशिप वाले सब्सक्राइबर्स को एक साथ ही मिल जाएगी, बाकी यूजर्स को डेली एक एपिसोड मिलेगा। एपिसोड 51। रात का समय था जब चाहत के कंधे पर सिर रखे अश्व अपने आंसू बहाए जा रहा था। आज पहली बार उसने अपना दर्द किसी के साथ बांटा था। आज से पहले उसने ना शालिनी जी और ना ही अक्ष को उस बारे में कुछ भी बताया था। चाहत पहली वो इंसान थी जिसने उसके उस राज को जाना था। जहां अश्व की आंखों में अपने पिता को ना बचा पाने का गम था, वहीं चाहत की आंखों में पछतावा कि उसने अश्व की बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन उसके लिए अब भी ये मानना मुश्किल था कि वो जो कह रहा था वो सच था। अश्व के आंसू थमे तो चाहत ने उसे खुद से अलग किया और उसी आंसुओं को पोंछते हुए फिक्र भरी बोली, तुम ठीक हो? उसके इस सवाल पर अश्व ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और उठकर खड़ा होकर वहां से जाने लगा। तभी उसके कानों में चाहत की आवाज सुनाई दी, तो ये तुम्हारे पापा हैं? अश्व ने अपना सिर घुमाकर देखा तो चाहत उसके पापा धीरज जी की तस्वीर के सामने खड़ी थी। अश्व ने चाहत को देखा जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो उसके पास आया और उस तस्वीर को देखते हुए हाँ कहा तो चाहत उसकी ओर मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं कैसे विश्वास कर लूं तुम्हारी इस बात पर अश्व कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब सच है? अश्व उसकी आंखों में अविश्वास साफ देख सकता था। अविश्वास उस सच के लिए जो उसने पहली बार किसी के सामने उजागर किया था। चाहत उस पर विश्वास नहीं कर रही थी, और करे भी क्यों? उसने जो उसके साथ किया था उसके बाद उस पर शक करना जायज था। तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने पापा के बारे में ऐसा कहूंगा? भले ही मैंने आज तक जो कुछ भी किया हो, लेकिन अपने पापा के बारे में मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा, खासकर उनकी मौत के बारे। अश्व ने उसकी आंखों में देखकर विश्वास के साथ कहा तो चाहत अचंभे में पड़ गई। तो फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं? मेरा मतलब, तुम पुलिस कंप्लेंट कर सकते थे, उसके बाद रिधान को जेल हो जाती। भले ही वो नाबालिग था, लेकिन फिर भी मर्डर करने की सजा बहुत बड़ी होती है। चाहत ने उसकी ओर देखकर उत्सुकता से कहा। अश्व ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस भरी। वो कैसे कर सकता था ये सब जब वो खुद एक बड़ी मुसीबत में पड़ चुका था? मैं नहीं कर सकता था कंप्लेन, लेकिन क्यों? चाहत की बेचैनी साफ बता रही थी कि वो अब जानना चाह रही थी कि आखिर क्यों वो रिधान को अब तक सजा नहीं दिलवा पाया, जबकि उस हादसे को इतने साल हो चुके थे। क्योंकि मैं कोमा में था। 5 सालों तक मैं कोमा में था और उस बीच रिधान ये देश छोड़कर जा चुका था। अनिरा भी दूसरे शहर जा चुकी थी। पापा का बिजनेस भी खत्म हो चुका था और माँ ने मुझे बहुत कुछ झेल कर पाला था। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकूं और उसके बाद केस लड़ूं। और वैसे भी उन 5 सालों में सब कुछ खत्म हो चुका था। ना ही कोई सबूत था और ना ही वो रेस्टोरेंट जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। मैंने वहां जाकर सबूत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक वहां कॉम्प्लेक्स बन चुका था। कुछ भी नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने सब कुछ खुद ही खत्म करने का सोचा। अगर मैं खुद ही रिधान को बर्बाद कर दूं तो मेरे पापा को इंसाफ भी मिल जाएगा और इस कहानी को खत्म कर मैं चैन से मर भी सकूंगा, अश्वा ने शांत भाव से कहा। चाहत उसके मन में चल रहे ख्यालों को समझ रही थी। अपने पिता को खोने के बाद, अपने बचपन को खोने के बाद उसने किस तरह से खुद को और अपनी मां को संभाला होगा, ये उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता था। चाहत की आंखों में उसके प्रति दया भावना जागने लगी, लेकिन तभी उसके दिमाग के एक ख्याल आया, तो फिर तुम अनिरा के पीछे क्यों पड़े हो? उसने तो कुछ नहीं किया। चाहत की बात सुनाई अश्व के होंठों के कोने मुड़े और वो हल्के से मुस्कुरा दिया, जैसे वो अपनी हंसी से चाहत की बात का मजाक बना रहा हो। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा तो पाया वो अब भी उसे ही देख रही थी। ना जाने क्यों, लेकिन आज उसकी आंखों में अश्व को अपने लिए कुछ अलग ही भाव दिख रहे थे, जो उसे इस जिंदगी में किसी की भी आंखों में नहीं दिखे थे। तुम्हें सच में लगता है रिधान जैसे इंसान के साथ कोई शांत और अच्छी लड़की रह सकती है? मैंने तुम्हें पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं वृंदा, इस कहानी में जो जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किरदार का स्वभाव अपने किरदार से अलग है। एक हीरो विलेन है और एक हीरोइन उसकी साथी। हाँ, बस इस कहानी ने दो विलेन साथ में आ चुके हैं जो एक दूसरे की बर्बाद करना चाहते हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि अनिरा? चाहत की बात अधूरी हो राज गई, जिसे पूरा करते हुए अश्व उसकी ओर मुड़कर बोला, हाँ, अनिरा सब कुछ जानती है। हमारा एक्सीडेंट, रिधान का मेरे पापा को मारना और वो सब कुछ भी जो रिधान ने गलत किया है। अश्व की इस बात को सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। इस कहानी में बहुत कुछ गलत था जिसे सही कैसे करना था ये उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। आखिर अनिरा ने सब कुछ जानते हुए भी कुछ क्यों नहीं किया, यही सवाल उसके जहन में घूम रहा था। उसके चेहरे पर आए भावों को देखकर अश्व समझ गया कि वो क्या सोच रही थी। मैं जानता हूं तुम सोच रही होगी कि अनिरा ने सन कुछ जानते हुए भी कुछ किया क्यों नहीं, तो मुझे खुद भी नहीं पता इस बारे में। मैं उससे सामने से जाकर नहीं पूछ सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो दोनों मिले हुए हों, अश्व ने कहा तो चाहत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अश्व की बातें चाहत के समझ के परे जा रही थी, लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि अगर वो इस कहानी में अश्व की पत्नी के रूप में आई थी तो जरूर उसका कोई कारण होगा ही।
पहले उसने सोचा था कि शायद उसका इस कहानी में आने का कारण अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना है, लेकिन शायद वो गलत थी। उसका इस कहानी में आने का सबसे बड़ा कारण था अश्व, और उसी की वजह से वो इस कहानी में उसकी पत्नी बनकर आई थी। आज तक जो वो नहीं कर पाया था उसे करना था। उसे ही अश्व को इंसाफ दिलाना था और रिधान अनिरा को सजा। जब तक इस कहानी का जायज अंत नहीं होता तब तक कुछ भी खत्म नहीं होगा। एपिसोड 52। सुबह हो चुकी थी। अश्व हॉल में आया तो उसने देखा कि चाहत उसे इग्नोर करते हुए अपना काम कर रही थी। अश्व ने उसे कुछ नहीं कहा। वो जानता था उसकी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग थे जो उसे इग्नोर कर देते थे, और आज चाहत के द्वारा इग्नोर होने उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अश्व चुपचाप खाने की टेबल पर आकर बैठा तो उसके कानों में शालिनी जी की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, कल कोर्ट ने तुम दोनों को जाना है डाइवोर्स के लिए। शालिनी जी की बात सुनकर अश्व के होंठ रुके। उसने अपनी नजरें उठाकर चाहत की ओर देखा जो इस वक्त चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। ना जाने क्यों लेकिन उसके दिल के एक टीस सी उठी। उनका डाइवोर्स होने जा रहा था और चाहत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यही अश्व के दिमाग में चल रहा था। क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? क्या उसके सच बताने के बाद भी चाहत उसे छोड़ देगी? जिस तरह से कल रात चाहत बिना कुछ कहे अश्व के पास से चली गई थी, उसके बाद उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी कि चाहत उसकी कोई भी मदद करेगी। अश्व अपनी नजरें चाहत पर से हटा ली और अपना नाश्ता करके उठ गया। दूसरे दिन अश्व और चाहत दोनों ही कोर्ट के लिए निकल चुके थे। उनके साथ ही शालिनी जी और अक्ष दोनों ही थे। अश्व और चाहत के बीच तब से कोई भी बात नहीं हुई थी। जहां अश्व ने उससे बात करने की कोशिश तक नहीं की, वहीं चाहत के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था ये कोई भी नहीं जानता था। कार कोर्ट के सामने आकर रुकी और वो सब अंदर चले गए। कुछ ही समय में उनकी सुनवाई शुरू हुई और वो दोनों वहीं बैठे थे। वकील ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद जज ने चाहत को उसका पक्ष जानने के लिए बुलाया। चाहत आगे आए तो वकील ने उससे सवाल किया, तो वृंदा जी, आप अश्व धनराज से तलाक क्यों लेना चाहती हैं? क्या ये पैसे के लिए है? वकील की बात सुनकर चाहत की भौहें सिकुड़ गई। उसने पलटकर अश्व की ओर देखा जो अपना सिर झुकाए बैठा हुआ था। आज पहली बार उसने अश्व को इतना उदास देखा था। उसके कंधे झुके हुए थे जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि आज वो हार गया था। चाहत ने अपनी नजरें उस पर से हटा ली और जज साहब की ओर देखकर कहा, सर, मैंने इस तलाक के लिए इसलिए अर्जी दी थी क्योंकि मेरे और मेरे पति के बीच रिश्ते सही नहीं थे। बहुत सारी गलतफहमियां थी जिन्हें समझ पाना मेरे बस की बात नहीं थी और ना ही वो मुझे कुछ बताते थे। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। उसकी छोटी सी गलतियों के पीछे की वजह जाने बिना मैंने उसे तलाक देने का फैसला लिया, लेकिन आज मैं खुद पछता रही हूँ और अब मैं उससे अलग नहीं होना चाहती। मैं ये डाइवोर्स नहीं चाहती। मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ, चाहत ने कहा और अश्व की ओर देखा जो खुद अपनी हैरान भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चाहत ने उसके साथ रहने का फैसला किया था। क्या इसका मतलब ये था कि वो उस वक्त साथ देगी रिधान से बदला लेने में? अश्व ये सब समझने में असमर्थ था। तभी उसने चाहत को देखा जिसके होंठों पर मुस्कान थी और वो अश्व को ही देख रही थी। कुछ समय बाद वो सब कोर्ट के बाहर थे। अश्व वहां नहीं था। शालिनी जी ने चाहत को अपने गले लगा लिया और बोली, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम हमेशा अपनी खुशी को सबसे आगे रखो। तुम खुश हो ना इस फैसले से? अगर कोई भी तकलीफ हो तो सबसे पहले मुझे आकर बताना। शालिनी जी ने उससे अलग होकर उसके गालों पर अपना होंठ रखकर कहा तो चाहत ने उनका होंठ पकड़ लिया। मैंने ये सब अपनी खुशी के लिए ही किया है मम्मी, और आप चिंता मत करो। अश्वर ने कुछ किया भी तो मैं हूं उसे सुधारने के लिए, चाहत ने कहा तो शालिनी जी हल्के से मुस्कुरा दी। वैसे तब तो आज रात हमें पार्टी करनी चाहिए, क्या कहते हो? अक्ष ने उसके सामने आते हुए कहा तो उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। बिल्कुल, और केक मैं खुद लेकर आऊंगी। वो कह ही रही थी कि तभी अश्व कार लेकर उनके सामने आ चुका था। चाहत की नजरें अश्व से जा मिली जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठा उसकी ओर देख रहा था। अश्व उससे कुछ बात करना चाहता था, वहीं शालिनी और अक्ष के सामने वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वही यही कुछ हाल चाहत का भी था। चाहत ने अक्ष इस तरह से देखा जैसे वो कहना चाह रही हो कि क्या वो शालिनी जी को अपने साथ घर ले जा सकता है। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता शालिनी जी ने कहा, मुझे मंदिर जाना था तो तुम लोग जाओ और अक्ष तुम मेरे साथ चलो। शालिनी जी ने कहा तो अक्ष उनके साथ जाने लगा और चाहत की ओर देखकर थम्स अप का इशारा किया। चाहत हल्के से मुस्कुरा दी और कार में बैठी तो अश्व ने कार आगे बढ़ा दी। वो लोग थोड़ा आगे आ चुके थे लेकिन अब तक ना ही अश्व ने और ना ही चाहत ने कुछ भी कहा था। चाहत सोच रही थी कि अश्व कुछ कहे और अश्व चाह रहा था कि चाहत कुछ कहे। इसी कश्मकश में समय बीतता जा रहा था लेकिन उनके बीच कोई बात नहीं हो रही थी। आखिरकार अश्व ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, तुमने डाइवोर्स के लिए मना क्यों कर दिया? उसके इस सवाल को सुनकर चाहत हल्के से मुस्कुराई और उसकी तरफ देखकर पूछी, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें तलाक दूं? अश्व ने कार साइड में रोकी और उसकी तरफ देखकर बेचैनी से बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए था। उसके बाद तुम्हें ही सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता अब, और वैसे भी मैंने ये सब अपनी खुशी के लिए ही किया है। तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए रिधान को सजा दिलवाने में? चाहत ने उसकी आंखों में देखकर पूछा तो अश्व उसकी गहरी काली आंखों में देखने लगा। मैं तुम्हें इन सब में नहीं घसीटना चाहता। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए।
तुम्हें एक विलेन के साथ नहीं रहना चाहिए। अश्व की बात सुनार चाहत उसकी ओर देखने लगी और उसका होंठ पकड़कर बोली, मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं इसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। और एक बात, तुमने ही तो कहा था इस कहानी में जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, तो हो सकता है तुम गलती से विलेन बन गए ही। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो तुम रिधान को सजा कैसे दोगे, क्योंकि आज तक तो तुम ये कर नहीं पाए। चाहत ने पूछा तो अश्व सोच में पड़ गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर कैसे वो रिधान को उसके गुनाहों की सजा दे सकता था, जबकि उसने आज तक जो कुछ भी किया था वो सब बेकार गया था। भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन वो चाहत को इन सबसे नहीं डाल सकता था। उसने अपना अनाथ छुड़ा दिया और खिड़की के बाहर देखकर बोला, मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा, लेकिन तुम इन सब में नहीं आओगी। ये मेरी लड़ाई है जिसे मैं खुद ही लड़ूंगा। ना तो तुम्हारे पास कोई प्लान है और ना ही सबूत, फिर उसे सजा कैसे दोगे? सच कहूं ना तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरे सबूत भले नहीं है लेकिन प्लान जरूर है। चाहत ने अपनी चमकती आंखों से कहा तो अश्व उसकी ओर देखने लगा। उसके कहने का क्या मतलब था कि उसके पास प्लान है? क्या वो जानती है कि रिधान को कैसे नीचे गिराना है? अश्व को समझ नहीं आ रहा था कि उसे चाहत का साथ लेना चाहिए या नहीं। एक तरफ उसे अपना बदला भी पूरा करना था और एक तरफ उसे चाहत को बचाना भी था। वो जानता था कि रिधान कितना खतरनाक हो सकता है और उसके लिए वो चाहत को खतरे में नहीं डाल सकता था। अब बस देखना ये था कि अश्व उसका साथ देता है या नहीं। कार में बैठा अश्व अब भी सोच में पड़ा था कि क्या उसे चाहती मदद लेनी चाहिए या नहीं। उसने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद उसका दिल आत्मग्लानि से भर चुका था। उसके साथ की गई दुर्व्यवहार के बाद वो कैसे उसकी मदद ले सकता था? लेकिन तभी उसके कानों में चाहत को बात सुनाई दी जो उससे ही कह रही थी, ना तो तुम्हारे पास कोई प्लान है और ना ही सबूत, फिर उसे सजा कैसे दोगे? सच कहूं ना तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरे सबूत भले नहीं है लेकिन प्लान जरूर है। चाहत ने अपनी चमकती आंखों से कहा तो अश्व उसकी ओर देखने लगा। उसकी इस बात पर अश्व हैरानी से उसे देखने लगा। आखिर वो कहना क्या चाहती थी? उसे पता था कि रिधान को नीचे कैसे गिराना है ताकि वो उसे सजा दिला सके। आज अश्व ये नहीं जान पाया था तो फिर उसे ये बात कैसे पता थी, यही उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसने इन सब बातों को साइड किया और सीधे उसकी ओर देखकर पूछा, क्या प्लान है तुम्हारा? अश्व का उतावलापन देखकर चाहत के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान खेल गई। उसने उसकी ओर अपनी शरारती आंखों से देखकर पूछा, तो क्या तुम मुझे अपने प्लान में शामिल करोगे? चाहत की इस बात और उसने अपने सिर हिलाते हुए कहा, प्लान तुम्हारा है तो तुम्हें मुझे शामिल करना चाहिए, ना कि मुझे तुम्हें। चाहत के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी उसकी इस बात को सुनकर। चाहत उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दी। उसकी ये मुस्कान साधारण नहीं थी, बल्कि उसमें भी एक रहस्य छुपा हुआ था। जो क्या था ये तो समय आने पर ही पता लगने वाला था। इससे पहले ही चाहत कुछ कह पाती अश्व ने उसकी ओर देखकर कहा, एक और बात, तुम मम्मी से या फिर अक्ष से इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, और ये मेरी शर्त है, उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। अश्व की इस बात पर एक पल को तो वो सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसकी परिस्थिति को समझते हुए उसने उसकी ओर देखा। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, और अक्ष और मम्मी की कुछ भी नहीं बताऊंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। चाहत ने उसके होंठ को थाम कर कहा और मुस्कुरा दी, जिस वजह से उसकी वो आंखें बंद हो गई। अश्व कुछ पल उसे देखता रहा, उसके बाद उसने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। अब अश्व और चाहत दोनों मिलकर रिधान और अनिरा को सजा दिलाने वाले थे। अश्व उसे शॉप छोड़कर अपने ऑफिस चला गया। रात का समय था जब अश्व और चाहत दोनों साथ में घर आए। शालिनी जी हॉल में बैठी उनका इंतजार कर रही थी और अक्ष किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था। वो दोनों अंदर आए तो शालिनी जी ने उन्हें फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में आने को कहा। कुछ समय बाद वो दोनों वापस तो आए, लेकिन चाहत ने अपने कपड़े नहीं बदले हुए थे, जिस वजह से उसके चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। दिन भर काम करने के बाद एक बार तो उसे शावर चाहिए था, अपने शरीर को थोड़ा आराम देने के लिए। चाहत आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और उसने शालिनी जी की ओर देखकर कहा, मम्मी मेरे कमरे में से सारे कपड़े कहाँ गए? आपको पता है मैं नहा भी नहीं पाई। ऐसा लग रहा है जैसे उस कमरे में पहले कोई रहता ही नहीं था। आपने वहां से मेरे कपड़े हटवाए? चाहत आई। इन सवालों को देखकर अश्व ने अपनी भौहें सिकुड़े उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाहत ऐसी बातें क्यों कर रही थी। उसके कमरे से उसके कपड़े कहाँ ही जाएंगे, लेकिन तभी उसकी नजर शालिनी जी पर गई, जो मुस्कुराते हुए उनकी ओर ही देख रही थी। अश्व अपनी मां के मन के भावों को तो नहीं समझ पाया, लेकिन उन्होंने जो कहा उसे वो बहुत अच्छे से समझ गया। जब तुम दोनों ने तलाक ना लेने का फैसला किया है तो फिर मैंने तुम्हारा सामान अश्व के कमरे रखवा दिया है, अब से तुम दोनों साथ में रहोगे। शालिनी जी की बात सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई और उसकी नजर अश्व पर गई, जो खुद उसे ही देख रहा था। उसने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं कि अगर तो डाइवोर्स नहीं देती अश्व को तो उसका मतलब साफ था कि अब वो उसके सतह इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है। हाँ, माना उनके बीच ऐसा कुछ भी था ही नहीं, और उनके बीच जो बात थी उसे शालिनी जी को समझाना बहुत मुश्किल था। उस पर भी अश्व ने उससे वादा लिया था कि वो शालिनी जी की इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। उसने अपनी आईब्रो उठाकर उसकी ओर देखा तो उसने अपने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चाहत ने लाचारगी से अपना सिर हिला दिया। वो क्या ही कर सकती थी इसमें? अगर वो कुछ कहती भी तो शालिनी जी उसकी बात नहीं सुनती और उससे इन सब की असली वजह मांगती।
चाहत ने उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपना खाना खत्म करने लगी। उन दोनों ने अपने खाना खत्म किया और उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। वो वहां से चले गए तो शालिनी जी उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराए। उनके दिल में इस वक्त बहुत सारी खुशियां थी जिन्हें वो अब अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने अपनी नम आंखों से उन्हें जाते हुए देखा और फिर खुद से बोली, बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूं मैं, तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो, किसी को भी दुख में नहीं देख सकती। शायद मैंने तलाक का जो आइडिया सोचा था वो काम कर गया। बस अब जो थोड़ी बहुत दूरी बची भी है वो समय के साथ भी भर जाएगी, शालिनी जी ने खुद से ही कहा और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अश्व और चाहत दोनों कमरे के अंदर आए। चाहत इससे पहले भी इस कमरे में आ चुकी थी लेकिन अश्व की पत्नी के होने से हक से नहीं। उसे आज अजीब लग रहा था। उसने अश्व की और देखे बिना ही वार्डरोब की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वहां जाकर उसने देखा तो उसकी जरूरत का हर सामान रखा हुआ था। जहां एक तरफ अश्व के सारे कपड़े, जूते, परफ्यूम और घड़ियां रखी हुई थी तो वहीं दूसरी ओर उसकी जरूरत का सारा सामान रखा हुआ था। चाहत ने एक गहरी सांस ली और अपने कपड़े लेकर वो नहाने चली गई। अश्व वहां से निकलकर बालकनी साइड आ गया। उसने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा तो आज अंधेरा छाया हुआ था, जिसका साफ मतलब था कि आज अमावस की रात थी। ना चांद ना कोई तारा, बिल्कुल उसके भविष्य की तरह आज वो आसमान भी अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे क्या करना था ये उसे नहीं पता था, लेकिन शायद चाहत के आने के बाद उसकी जिंदगी में भी कोई बदलाव आए। अभी वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसके बगल में आकर चाहत खड़ी हो गई। उसने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो पाया कि चाय आसमान को बड़े ही ध्यान से देखे जा रही थी। कमरे के अंदर से आती रोशनी में उसका वो श्याम रंग चमक रहा था। मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे, चाहत ने अपना चेहरा उसकी ओर घुमाकर कहा तो अश्व उसे देखने लगा। तुमने वृंदा, मेरा मतलब, मुझे पहले क्यों परेशान किया? अगर तुम्हें मुझे इन सब में घसीटना ही नहीं था तो फिर मुझे परेशान करने का क्या मतलब था? उसके इस सवाल पर अश्व उसकी ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो उसके इस सवाल का क्या जवाब दे। क्या वो उसे वो बता दे जो उसके दिल में था या फिर वो उससे झूठ कहे? अभी वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। उस उम्मीद नहीं थी कि अश्व उससे ऐसा कुछ कहेगा। एपिसोड 54। रात का समय था जब बालकनी में खड़े अश्व और चाहत के दूसरे को देखे जा रहे थे। जहां अश्व के जवाब का इंतजार करते हुए चाहत उसी की ओर देखे जा रही थी, वहीं अश्व सोच रहा था कि आखिर वो अब चाहत के सवाल का क्या जवाब दे। अश्व अभी यही सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में चाहत की आवाज गई जो उसे ही बुला रही थी। क्या हुआ, कहाँ खो गए? बताओ, मुझे क्यों परेशान किया? अगर तुम्हें मुझे बचाना ही था तो? चाहत अभी कह ही रही थी कि अश्व ने अपना सिर घुमा लिया। उसने रेलिंग पर अपने हॉर्न्स टिका दिए और अपनी नजरें चुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम मुझ पर विश्वास करोगी या नहीं। अश्व ने कहा तो चाहत उसके सामने आते हुए बोली, अरे जब मैंने तुम्हारे इतना परेशान करने के बाद भी तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया फिर तो ये सब कुछ भी नहीं है। बताओ भी अब कितना भाव खाओगे तुम अश्व धनराज? चाहत ने हल्का सा हंसते हुए कहा तो अश्व ने उसकी ओर देखा और बोला, सच कहूं तो मैं गुस्से में था। गुस्से में था इसलिए क्योंकि मेरी शादी जबरदस्ती तुम्हारे साथ हुई थी। सच कहूं तो मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मम्मी ने मेरे साथ जबरदस्ती की और उसके बाद मैं रिधान के साथ कुछ कर नहीं पा रहा था, इसलिए मेरा सारा गुस्सा बस तुम पर निकल जाया करता था। अश्व ने कहा तो चाहत का चेहरा जैसे किसी बासी फूल की तरह मुरझा गया। उसने अपनी नज़ारें चुरा ली और दूसरी ओर देखकर उससे बोली, अच्छा एक बात बताओ, क्या अब भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है? मेरा मतलब, क्या मुझे तुम्हें तलाक दे देना चाहिए था? अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो हम अब भी डाइवोर्स ले सकते हैं। चाहत अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी जिन्हें अश्व भी देख रहा था। ना जाने क्यों लेकिन आज पहली बार वो खुद को नर्वस फील कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि क्या अश्व अब भी इस रिश्ते में जबरदस्ती है। हाँ, माना कि वो उसकी असली पत्नी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके साथ उसे एक रिश्ता सा महसूस होने लगा था जो क्यों था ये भी उसके समझ से परे था। अश्व ने उसकी नर्वसनेस को देखा और फिर बोला, किसने कहा कि मैं इसमें अब जबरदस्ती हूं? अब तो हमारा एक मकसद है ना, जिसे हमें साथ में पूरा करना है। अश्व की बात सुनकर चाहत हल्के से हंस दी। वो उसकी ओर मुड़ी तो अश्व उसे ही देख रहा था। एक पल को वो उसकी आंखों में खो सी गई। उसकी वो गहरी भूरी आंखें अब भी उसे ही देखे जा रही थी, जैसे उसकी आंखों में देखकर ही उसके दिल की बात जान लेना चाह रही हो। एक ठंडी हवा का झोंका आया तब जाकर चाहत अपने होश में आई। उसने अपनी नजरें चुरा ली और इधर उधर देखने लगी, लेकिन तभी अश्व उसके करीब आने लगा। चाहत के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी उसे अपने करीब आता देखकर। वो उसकी नजरों से अपनी नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। अश्व उससे थोड़ी दूरी पर आकर रुका तो उसकी नजरें उससे जा टकराई। अश्व ने अपने हॉन्ट उसकी ओर बढ़ाए और उसके बालों के पास ले गया। चाहत अब भी अपने धड़कते दिल के साथ उसे देखे जा रही थी। अश्व ने उसके बाल में से एक पत्ती निकाली तो चाहत ने चैन की सांस ली। चलो फिर सो जाते हैं, कहते हुए वो ऐसे अंदर भागी जैसे उसके पीछे किसी ने कुत्ता छोड़ दिया हो। उस इस तरह से भागता हुए देखकर अश्व हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने अपने हॉन्ट में पकड़ी हुई उस पत्ती को देखा और उसे वहीं हवा में उड़ा दिया। उसने कांच में से अंदर की ओर देखा जहां चाहत ग्लास से पानी पीते हुए खुद से ही बातें किए जा रही थी।
कुछ समय बाद वो अंदर आया, तब तक चाहत बिस्तर पर चद्दर ताने लेट चुकी थी। अश्व ने लाइट ऑफ की। वहीं चाहत अपने धड़कते दिल को शांत रखते हुए अश्व के अगले कदम का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे अपने बगल में कुछ एहसास हुआ। उसने जल्दी से हड़बड़ाकर अपने सिर घुमाकर पीछे देखा तो अश्व अपने होंठ पर सिर टिकाए उसकी ओर ही देख रहा था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और उसकी ओर उंगली दिखाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी इस बात कर अश्व ने अजीब तरह से उसकी ओर देखा और फिर ब्लैंकेट ओढ़ते हुए बोला, क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब? सोने जा रहा हूँ और क्या? अश्व ने कहा और अपने चेहरा दूसरी ओर करके सोने लगा। लेकिन तभी चाहत ने उसे मारते हुए कहा, तुम यहाँ नहीं सो सकते, तुम्हें पता है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहत कह ही रही थी कि तभी अश्व उठ बैठा। चाहत उससे थोड़ी सी दूर हो गई तो उसने उसे पूरे कमरे की दिखाते हुए कहा, देखो इस वक्त मैं जमीन पर तो बिल्कुल नहीं सोना चाहता, क्योंकि इस कमरे में इस बेड के अलावा कुछ भी नहीं है और नीचे जमीन पर मैं सोऊंगा नहीं। अश्व ने कहा तो चाहत की नजरें कमरे में घूमी। हाँ, वो सच ही तो कह रहा था। पूरे कमरे में उस बेड के अलावा एक कुर्सी तक नहीं थी। शायद उसे पसंद नहीं था इसलिए। चाहत ने अपनी मासूम आंखों से उसकी ओर देखा तो उसने भी उसकी आंखों में घूर कर कहा, और तुम चिंता मत करो, हमारे बीच कुछ हो भी नहीं सकता। कहते हुए उसने अपने हाथों को मोड़कर क्रॉस का निशान बना दिया। चाहत की भौहें सिकुड़ गई उसके ऐसा करते ही। तुम मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो, अश्व ने कहा और ब्लैंकेट को ओढ़कर सो गया। यहां जब चाहत ने उसकी बात सुनी तो उसका मुंह खुला रह गया। आखिर वो कहना क्या चाहता था कि वो उसके टाइप की नहीं थी? फिर वो किस टाइप की थी? उसने बेड पर ही अपने पैर पटक दिया, जिससे अश्व को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर में मन मारकर उसे वहीं सोना ही पड़ा। अश्व को 100-200 गलियां देने के बाद वो भी वैसे ही सो गई। अगली सुबह चाहत की आंख खिड़की से आती धूप से खुली। उसने अपनी आंखें मसली और उठने की कोशिश करने लगी तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे जकड़ कर रखा हो। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अश्व उससे चिपक कर सो रहा था। इस वक्त वो उसके होंठ पर अपने सिर रखे सो रहा था और उसका दूसरा होंठ उसकी कमर पर था। उसकी चीख निकलते हुए रुकी। उसने अश्व को देखा जो इस वक्त बहुत गहरी नींद में था। चाहत ने किसी तरह अपने मुंह से निकलती आवाज को रोका और अश्व के सिर को अपने होंठ पर से हटाने लगी, लेकिन उसका सिर इतना भारी था कि वो हटा ही नहीं पा रही थी। जाहिर सी बात थी, इतने बड़े शरीर के मालिक के सामने चाहत एक चुहिया सी ही तो थी। उसने अश्व के चेहरे को देखा जो खिड़की से आती धूप की वजह से कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। बड़ा कह रहा था मैं इसके टाइप की नहीं हूं, अब बताओ कौन आया है मेरे पास? वो बड़ा आया। चाहत ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी थी, लेकिन तभी अश्व हिलने लगा। चाहत की आंखें हैरानी से फैलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसके लिए ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड जीने वाली थी। ना जाने किस जल्दबाजी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी पर अश्व ने अपनी आंखें खोली। चाहत मन ही मन खुद को गाली दे रही थी कि आखिर उसने क्यों अपनी आंखें बंद की, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख उसका दिल मानो धड़कना भूल गया। उसकी सांसें जैसे रुक सी गई। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि अश्व उसके साथ ऐसा भी करेगा। एपिसोड 55। सुबह का समय था जब चाहत और अश्व दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। जहां चाहत अश्व को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, वहीं उसके इस तरह से हिलाने की वजह से अश्व की आंखें खुलने लगी थी। चाहत की आंखें हैरानी से फैलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसके लिए ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड जीने वाली थी। ना जाने किस जल्दबाजी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी पर अश्व ने अपनी आंखें खोली। चाहत मन ही मन खुद को गाली दे रही थी कि आखिर उसने क्यों अपनी आंखें बंद की, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख उसका दिल मानो धड़कना भूल गया। उसकी सांसें जैसे रुक सी गई। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि अश्व उसके साथ ऐसा भी करेगा। अचानक ही अश्व अपने सिर के नीचे होंठ टिकाकर उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगा और अगले ही पल उसके होंठ चाहत के गाल पर जा पहुंचे। वहीं जब चाहत ने अपने गाल पर अश्व के होंठ महसूस किए तो उसने अपनी आंखें भींच ली। एक तो उसका दिल इतना शोर कर रहा था और उस पर भी उसके गालों पर हरकत करती अश्व की उंगलियां। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुद को ही कोसे जा रही थी कि अचानक ही उसका दिल थम सा गया जब उसे अपने चेहरे के ऊपर किसी की सांसें महसूस हुई। वो बहुत अच्छे से जानती थी उसे वो अश्व ही था। उसे उसकी सांसें अपने होंठों पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसने अपने धड़कते दिल के साथ ब्लैंकेट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया था। अचानक ही उसे अपने होंठ पर अश्व का होंठ महसूस हुआ और उसके कानों में आवाज आई, और कितनी देर ऐसी एक्टिंग करनी है तुम्हें? उसकी आंखें तुरंत खुल गई और सीधे उसकी नजरें अश्व की नजरों से जा मिली, जो इस वक्त उसके ऊपर झुका उसकी आंखों में देखे जा रहा था। उसकी सांसें गहरा चुकी थी अश्व को अपने इतना करीब देखकर। ना जाने क्यों, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था उसका इस तरह से करीब आना। वहीं चाहत की फैली हुई बड़ी आंखों को देखकर अश्व एक पल को उसकी आंखों में खो गया, लेकिन अगले ही उसने उठते हुए कहा, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, आगे के प्लान के बारे में बात करनी है। कहते हुए वो उठा और सीधे कमरे से बाहर चला गया। चाहत एक झटके में उठ खड़ी हुई। उसके गाल जल रहे थे। उसने अपने आप को आईने में देखा तो पाया कि उसके गाल लाल हो चुके थे। उसे अब जाकर समझ आया कि अश्व कैसे जान गया कि वो एक्टिंग कर रही थी। उसने अपनी नज़ारे घुमाकर उस तरफ देखा जहां से इस वक्त अश्व बाहर गया था, फिर वो नहाने चली गई।
अश्व और चाहत दोनों कार में बैठे जा रहे थे। जहां अश्व चुपचाप कार चला रहा था, वहीं चाहत उसने अश्व को परेशान करने का जिम्मा उठा लिया था। हाँ, वो इस वक्त उसे परेशान कर रही थी चने चबाकर। अश्व और कान दर्द कर चुके थे। उसके मुंह से आती वो चने की आवाज सुनकर आखिर में गुस्से में उसने कार रोकी तो चाहत होश में आई और उसे अपनी आंखें फाड़े देखने लगी। अश्व ने उसकी ओर देखा तो पाया कि वो उसी की ओर देख रही थी। उसकी वो बड़ी सी आंखें और चलता हुआ मुंह देखकर ना जाने क्यों लेकिन अश्व का गुस्सा अपने आप ही शांत हो गया, वरना आज तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। अश्व का मन जितना ही शांत था उतना ही तेज उसका गुस्सा था। उसके गुस्से से आज तक कोई बच नहीं पाया था, ये बात वो खुद भी जानती थी। अभी वो अपना मुंह चपर चपर चला ही रही थी कि तभी अश्व ने उसकी ओर देखकर गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद करो और बताओ कि प्लान क्या है। अश्व की वो गुस्से भरी आवाज सुनकर चाहत सीट से चिपक गई। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि अश्व उस पर गुस्सा करेगा। वो अपनी आंखें फाड़े उसे ही देखे जा रही थी, जिसे देखकर अश्व का खून खौल रहा था। इससे पहले कि वो अपने दांत पीसते हुए एक बार फिर उसे कुछ कह पाता, चाहत ने उसकी ओर अपने होंठ में पकड़े हुए चने बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें चाहिए चने। अश्व ने कुछ कहना चाहा लेकिन उसने अपना सिर घुमा लिया कि तभी उसके कानों में चाहत की चहकती आवाज सुनाई दी। उसने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो पाया कि चाहत खुशी से उस सीट पर उछल रही थी। अश्व की नजरें उसकी उस मासूम सी मुस्कान में कहीं खो सी गई। उसमें आज से पहले कभी भी उसे इन नजरों से नहीं देखा था। अचानक ही उसे देखते हुए कब उसके होंठों पर मुस्कान आ गई उसे खुद भी नहीं पता चला। उसने आज तक इस तरह कभी अनिरा तक को नहीं निहारा था जितने गौर से वो चाहत को देख रहा था। अचानक ही उसकी आंखों के आगे किसी ने चुटकी बजाई, तब जाकर वो होश में आया। उसने हड़बड़ाकर सामने की ओर देखा तो उसके सामने ही चाहत थी जो इस वक्त उसे ही बुला रही थी। क्या हुआ? मैं कब से तुम्हें अपने प्लान के बारे में बता रही हूं लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे। उसकी बात सुनकर वो होश में आया और अपने सिर हिलाते हुए बोला, हाँ तुम बोलो। इतना ही सुनना था कि चाहत हल्के से मुस्कुराई और उसकी ये मुस्कान मासूम नहीं बल्कि शातिर थी। इतनी शातिर कि रिधान और अनिरा को बर्बाद कर सके। वहीं अश्व वो उसकी इस मुस्कान के पीछे छिपे राजा को जानने के लिए बेताब था, लेकिन चाहत थी कि सस्पेंस खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम कल बताओगी क्या? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अरे रुको तो, मैं कह रही थी कि मेरा प्लान ये है। चाहत कह ही रही थी कि तभी अश्व ने उसकी बात को टोकते हुए कहा, देखो तुम ये अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप प्लान बताओ। चुपचाप प्लान कैसे बताऊं? लेकिन या तो चुप रहूं या आर बता दूं, चाहत ने कहा और अश्व की ओर देखा जो अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। उसने अपना गला तर किया उसका वो गुस्से से भरा चेहरा देखकर और फिर खुद बोली, ठीक है बताती हूँ, सुनो। चाहत ने कहा तो अश्व उसके थोड़ा करीब हो गया ताकि वो उसकी बात सुन सके। अगर हमें शेर की मांद में घुसना है और उससे शिकार चुराना है तो सबसे पहले हमें उसकी कमजोरी पता होनी चाहिए, चाहत ने कहा और अपने प्लान को सोचकर ही मुस्कुरा दी। वहीं अश्व उसे देख रहा था जो आज कुछ ज्यादा ही खुद पर इतरा रही थी। उसे पूरा यकीन था कि आज तक जो वो नहीं कर पाया वो चाहत जरूर कर पाएगी। जब उसने उसके दिल के जज्बात, उसके लिए नजरिया सब बदल दिया तो फिर उसका भविष्य भी वो बदल सकती थी। एपिसोड 56। सुबह का समय था जब सड़क के किनारे लगी उस करा में अश्व और चाहत दोनों अंदर बैठकर रिधान को सजा दिलाने के लिए प्लान डिस्कस कर रहे थे। अगर हमें शेर की मांद में घुसना है और उससे शिकार चुराना है तो सबसे पहले हमें उसकी कमजोरी पता होनी चाहिए, चाहत ने कहा और अपने प्लान को सोचकर ही मुस्कुरा दी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। इस बार अश्व ने खींचकर कहा। उसे चाहत की हरकतों की वजह से चिढ़ हो रही थी जो उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था। चाहत ने उसकी ओर देखा और फिर सीधे बैठते हुए बोली, अच्छा तो फिर सुनो, अगर हमें रिधान और अनिरा दोनों को सच उगलने पर मजबूर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी कमजोरी के बारे में पता होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम और जल्दी उन्हें डाउन कर पाएंगे और वो सीधा जेल में होंगे। वैसे कुछ बातें मुझे पता है लेकिन जिस तरह से तुम्हारा विलेन बनने का राज मेरे सामने आया है ना, उसके बाद मुझे लगता है इसमें कुछ भी हो सकता है। चाहत सही कह रही थी। जिस तरह से अश्व ने अपने विलेन बनने का सच उसे बताया था वो तो कहानी में कहीं लिखा भी नहीं था और ही इसका जिक्र कहीं था। कहानी में बस इतना लिख था कि अश्व के पापा की मौत किसी कार एक्सीडेंट में हुई थी और वो भी क्यों ये महज बताया गया था, जिस वजह से चाहत को इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो समझ चुकी थी कि ये कहानी पूरी तरह से बस हीरो और हीरोइन पर ही बेस्ड थी, भले ही वो कुछ गलत ही क्यों ना कर दे। खैर वो गलत को सही करना बहुत अच्छे से जानती थी। चाहत ने अश्व की ओर देखा तो उसने कार चलानी शुरू की और सामने की ओर देखकर बोला, ठीक है, तुम्हें शाम तक उनकी सारी कमजोरी पता चल जाएगी। क्या मतलब शाम तक पता चल जाएगी? तुम्हें उनके बारे में कुछ तो पता होगा, चाहत ने हैरानी से कहा। उसे लगा कि वो सब दोस्त थे तो शायद अश्व को उनके बारे में कुछ पता होगा, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही उनके बारे में पता लगाने की बात कर रहा था। मैं उनसे लगभग 20 साल दूर रहा हूँ और इतने समय में लोग काफी बदल जाते हैं, तो मुझे उनके बारे में कैसे पता होगा? वैसे भी अभी उनसे मिले बस कुछ ही समय हुए हैं। चाहत ने उससे बहस करना सही नहीं समझा और उसने हाँ कह दिया। अश्व ने उसे शॉप पर ड्रॉप किया और खुद ऑफिस के लिए निकल गया।
शाम का समय था। आज चाहत जल्दी घर आ चुकी थी तो वो और शालिनी जी साथ में बैठे हुए थे, जहां चाहत शालिनी जी के पैरों को मालिश कर रही थी क्योंकि उनके पैर बहुत दर्द कर रहे थे। चाहत कैसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, वहीं शालिनी जी उससे कुछ बातें किए जा रही थी। जब उनकी नजर चाहत पर गई तब उन्होंने देखा कि वो उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही बल्कि अपनी ही सोच में कहीं गुम है। उन्होंने उसका हौंठ पकड़ा, तब जाकर वो होश में आई। शालिनी जी ने अपने पैर नीचे रखे और बोली, क्या हुआ बेटा, किस बात से परेशान हो? उनकी बात सुनकर चाहत में अपना सिर नामे हिला दिया और फिर बोली, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। कहते हुए उसने तेल की कटोरी की दूसरी तरफ रख दिया। शालिनी जी ने कहा, अश्व के बारे में सोच रही हो? यही सोच रही होगी कि अपने रिश्ते को कैसे निभाओगी या फिर आगे क्या होगा, है ना? शालिनी जी ने कहा तो वो कुछ कह नहीं पाए। सच तो ये था कि इस वक्त वो धीरज जी के बारे में सोच रही थी। वो ये सोच रही थी कि क्या वो जो कर रही थी वो सही भी था या नहीं। उसे पता था कि अश्व कभी झूठ नहीं कहेगा, लेकिन ये सच था भी या नहीं ये उसे नहीं पता था। वहीं जब शालिनी जी ने देखा कि वो कुछ नहीं कह रही बल्कि सिर झुकाए बैठी है तो वो समझ गई कि वो जरूर उसी के बारे में सोच रही थी। उन्होंने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोली, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मुझे अश्व पर पूरा विश्वास है और तुम पर भी। अगर तुम दोनों इस रिश्ते में थोड़ा थोड़ा भी अपने एफर्ट्स डालोगे न तो पूरी जिंदगी साथ में खुशी से बिता सकते हो। मैं मानती हूँ कि अश्व थोड़ा सख्त किस्म का है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। उसने कभी भी ऐसा किसी से भी नहीं किया जिससे उसकी वजह से किसी को तकलीफ हो। हाँ, तुम्हारे लिए वो पहले गलत हरकतें करता था, लेकिन अब वो बदल रहा है और ये मैं खुद भी देख सकती हूँ। पहले वो कभी भी हमारे साथ नाश्ता नहीं करता था, लेकिन अब वो हमेशा सुबह पहले नाश्ता करता है, उसके बाद ही घर से बाहर निकलता है। तुम्हारी वजह से बदल रहा है वो। शालिनी जी कह ही रही थी कि तभी चाहत की नजर मेन डोर पर गई जहां से अश्व अंदर आ रहा था। शायद आप सही कह रही हैं माँ, अश्व बदल रहा है, तभी तो वो आज जल्दी घर आ गया। उसकी बात सुनकर शालिनी जी ने अपना सिर घुमाकर देखा तो अश्व उनके सामने आ चुका था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, अश्व ने दो टूक में अपनी बात कही और सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। यहाँ चाहत के दिमाग में ना जाने क्या आया जो उसने अचानक से शालिनी जी से पूछा, वैसे मम्मी आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? चाहत की बात सुनकर शालिनी जी हल्के से मुस्कुराई और उसके गाल पर हौंठ रखकर बोली, उतनी प्यारी सी बच्ची की बात का बुरा क्यों मानूंगी मैं? पूछो जो पूछना है। अश्व के पापा की डेथ कैसे हुई थी? चाहत के इस सवाल से शालिनी जी नजरें उस पर जैसे जम से गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए इस बात को सुनते ही। आज भी उस रात को याद करके उनकी रूह कांप जाया करती थी जब उन्होंने अपनी आंखों के आगे अपने पति की लाश को देखा था। आखिर कैसे एक पत्नी अपने पति की लाश को देख सकती थी? उनके लिए उससे बुरा दिन कोई हो ही नहीं सकता था। उसी दिन उनसे उनका सुहाग, उनका पति छीन गया था। जिसकी असली वजह क्या थी ये आज तक उन्हें पता नहीं चल पाया। उन्हें आज भी यही लगता था कि उनकी मौत की वजह वही एक्सीडेंट है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। एपिसोड 57। रात का समय था जब चाहत शालिनी जी के साथ बैठी हुई थी और उसने धीरज जी के डेथ की वजह पूछ रही थी। उसे इस बारे में अश्व से पता था, लेकिन उस पर भरोसा वो अब भी नहीं कर पाई थी। वहीं शालिनी जी उसके सवाल से अपने अतीत के उन पन्नों में खो गई थी जहां उन्होंने अपने पति को खोया था। आज भी उस रात को याद करके उनकी रूह कांप जाया करती थी जब उन्होंने अपनी आंखों के आगे अपने पति की लाश को देखा था। आखिर कैसे एक पत्नी अपने पति की लाश को देख सकती थी? उनके लिए उससे बुरा दिन कोई हो ही नहीं सकता था। उसी दिन उनसे उनका सुहाग, उनका पति छीन गया था। जिसकी असली वजह क्या थी ये आज तक उन्हें पता नहीं चल पाया। उन्हें आज भी यही लगता था कि उनकी मौत की वजह वही एक्सीडेंट है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। शालिनी जी ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी नम आंखों से बोली, उस दिन धीरज जी और अश्व रिधान के घर कर गए थे। रिधान और अनिरव बहुत दिन से उसके साथ ना तो खेलने आ रहे थे और ना ही पढ़ने। उस दिन अश्व रो रहा था तो धीरज जी अश्व को अपने साथ रिधान के घर ले जाने लगे। मैंने उन्हें मना किया और कहा कि सुबह चले जाएं, लेकिन वो नहीं माने और अश्व के साथ चले गए। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन मेरा मन बहुत ज्यादा बेचैन था। रात के 1 बज गए थे, लेकिन वो लोग वापस नहीं आए थे। तभी मेरे पास फोन आया। मैंने फोन उठाया तो हॉस्पिटल से फोन था और उन्होंने कहा कि धीरज जी। उनसे आगे कहा नहीं गया और वो बिलख कर रो पड़ी। चाहत ने बिना देरी किए उन्हें अपने गले लगा लिया और वो उसके गले लगे हुए ही रो पड़ी। उन्होंने अपने पति को मैं देखी थी उस उम्र में जिस उम्र में सब हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने बहुत कुछ सहा था जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल था। सब कुछ छीन जाने के बाद, अपने पति को खो देने के बाद और बेटे को कोमा में हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उनके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। हर पल वो मौत को कामना करती थी, लेकिन शायद वो भी उनके नसीब में ना थी। उनके भाई और धीरज जी के भाइयों ने भी उनका साथ नहीं दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। आखिर में इस दर्द भरी जालिम दुनिया के सामने वो चट्टान सी सख्त बन गई और अपने बेटे की परवरिश की। बहुत मुश्किलों से भरी थी उनकी जिंदगी, जिसे उनके अलावा कोई और नहीं समझ सकता था। चाहत ने उन्हें खुद से अलग किया और उनके आंसू पोंछते हुए बोली, आप मत रोइए मम्मी, देखिए अब तो सब ठीक है ना। अश्व भी बहुत अच्छा इंसान बन चुका है और आज उसके पास वो सब कुछ है जो अंकल के पास था।
आपको पता है आज जब वो आप सबको देखते होंगे तो यही सोचते होंगे कि आप बहुत ताकतवर और बुलंद हौसले के साथ थी। इसलिए आपने अश्व को इतने अच्छे संस्कार दिए और आज वो इतना अच्छा इंसान है। तो अब आप आंसू मत बहाए। हाँ, वो सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो नसीब में होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था, उसे भुला पाना भी मुश्किल है, लेकिन आप आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए और आज के बारे में भी। आपके होंठों पर मुस्कान ही आएगी। और वैसे भी आपको हम सब खुश ही देखना चाहते हैं, ऐसे रोता हुआ नहीं। चाहत की बात सुनार जहां शालिनी जी हल्के से मुस्कुरा दी, वहीं सीढ़ियों के पीछे खड़े अश्व ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आज पहली बार वो अपनी मां को अपनी आंखों के सामने रोते हुए देख रहा था। उन्होंने कभी उसके सामने अपना दुख जाहिर नहीं किया था, ये सोचकर कि अगर वो ही कमजोर पड़ गई तो अश्व का क्या होगा। लेकिन आज जब उन्होंने चाहत के आगे अपने दिल का हाल बयां किया था, तब अश्व के दिल में चाहत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। उसकी मां के दिल में बहुत दर्द थे जिन्हें वो बताती नहीं थी, और ये बात वो खुद भी जानता था। आज जब चाहत ने उन्हें संभाला, तक अश्व के दिल को सुकून मिला कि कोई तो है उसके अलावा जो उसके बाद उसकी मां का ख्याल रख सकेगा। कोई तो है जो उसकी मां के होंठों पर मुस्कान ला सकेगा। वो अपनी नम आंखों से शालिनी जी और चाहत को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस वक्त शालिनी जी हंस रही थी और उसकी वजह थी चाहत। उसने चाहत को देखा, अपने दिल में दर्द लिए भी मुस्कुरा रही थी और वहां से चला गया। शालिनी जी, चाहत और अश्व तीनों हॉल में खाना खाने के बाद बैठे थे, जहां अश्व अपने कान में ईयरफोन लगाए लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और साथ ही में किसी से बात भी कर रहा था। वहीं शालिनी जी और चाहत अपनी बातों में लगे हुए थे। वो अभी बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक शालिनी जी ने कहा, बेटा तुमसे एक बात पूछूं? हाँ मम्मी, पूछिए ना, चाहत ने कहा। तो उन्होंने अश्व को देखा, फिर उसे और उसकी ओर देखकर बोली, वट सावित्री का व्रत आ रहा है, तो क्या तुम इस साल व्रत करोगी? मैंने सोचा था कि तुम्हें मैं ये नहीं पूछूंगी, लेकिन जब तुम दोनों के बीच सब ठीक हो रहा है तो। शालिनी जी कह ही रही थी कि उनकी बातें सुनते हुए ही चाहत की नजरें अश्व की ओर चली गई, जो इस वक्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जब अश्व ने अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस की तो उसने अपना सिर उठाकर देखा, जहां चाहत उसे ही देखे जा रही थी। अश्व सब कुछ भूलकर उसकी आंखों में देखने लगा, यहां तक कि उसका ध्यान अपने काम में भी ना रहा। ना जाने क्यों, लेकिन आज अश्व को चाहत की आंखों में कुछ भाव दिख रहे थे, कुछ फीलिंग्स जो उसने आज तक अपने लिए किसी और की आंखों में नहीं देखे थे। अश्व सबके आंखों को देखकर सबके दिल की बात जान लेता था, लेकिन आज चाहत की आंखों को देख उसके दिल में भाव को समझने में वो असमर्थ था, क्योंकि चाहत के दिल में क्या था ये उसे खुद भी नहीं पता था। एपिसोड 58। रात का समय था जब शालिनी जी ने चाहत से वट सावित्री के व्रत को करने के लिए पूछा, और वो अश्व को देखे जा रही थी। उसे समझ महज आ रहा था उसे ये करना चाहिए या नहीं। वहीं जब उसने अश्व की ओर देखा तो अश्व भी उसकी ओर ही देख रहा था। जब अश्व ने अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस की तो उसने अपना सिर उठाकर देखा, जहां चाहत उसे ही देखे जा रही थी। अश्व सब कुछ भूलकर उसकी आंखों में देखने लगा, यहां तक कि उसका ध्यान अपने काम में भी ना रहा। ना जाने क्यों, लेकिन आज अश्व को चाहत की आंखों में कुछ भाव दिख रहे थे, कुछ फीलिंग्स जो उसने आज तक अपने लिए किसी और की आंखों में नहीं देखे थे। अश्व सबके आंखों को देखकर सबके दिल की बात जान लेता था, लेकिन आज चाहत की आंखों को देख उसके दिल में भाव को समझने में वो असमर्थ था, क्योंकि चाहत के दिल में क्या था ये उसे खुद भी नहीं पता था। मैं करूंगी, अचानक ही चाहत ने कहा। जहां शालिनी जी खुश हो गई और वहां से चली गई, वहीं उसकी नजरें अब भी अश्व पर थी। अश्व उसके करीब आया और उसके सामने खड़े होते हुए बोला, तुमने अभी क्या कहा? अश्व बड़ी ही गहराई से उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। उसके दिल की धड़कनें असामान्य थी और ऐसा ही कुछ हाल चाहत का भी था। उसकी नजरें जैसे अश्व पर जम सी गई थी। ब्लैक ट्राउजर और व्हाइट टी शर्ट पहने हुए वो उसकी आंखों के आगे खड़ा था और चाहत की नजरें उस पर से हटने का नाम तक नहीं ले रही थी। माथे पर बिखरे बालों को देखकर अचानक ही चाहत ने अपना हौंठ आगे बढ़ाया और उसके बालों को छूना चाहा, लेकिन तभी अश्व ने उसके हौंठ को पकड़ लिया। एक ठंडा एहसास उसके दिल को छू गया। उसकी नजरें एक बार फिर उसकी नजरों से जा टकराई और फिर हटी ही नहीं। अश्व उसे कुछ पल देखता रहा और अगले ही पल उसने उसके हौंठ को पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिससे वो संभल नहीं पाई और सीधे उसके सामने आ गई। उनका चेहरा बहुत करीब था, जिस वजह से चाहत को उसकी सांसें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। तुम, ये अश्व, वो कह ही रही थी कि तभी अश्व ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, तुमने व्रत करने के लिए हाँ क्यों कहा? अश्व की बात सुनार चाहत अपनी नजरें चुराने लगी। आखिर वो कैसे उससे कह देती वो जो उसके दिया में था, और क्या उसका इससे ये कह देना सही होगा? अगर अश्व ने उसका फायदा उठाया तो? यही सब सोच रही थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ आ टपका और उसने अश्व की ओर देखकर कहा, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। कहते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने अश्व का हौंठ पकड़ा और उसे लेकर कमरे में जाते हुए बोली, मैं तुम्हें कमरे में बताऊंगी। इतने में ही वो दोनों कमरे में आ चुके थे। चाहत ने दरवाजा बंद किया, लेकिन वहां से हट नहीं पाई, क्योंकि अश्व उसके ठीक पीछे खड़ा था और उसके हैंड उसके दोनों तरफ दरवाजे पर थे। चाहत ने घूमकर उसकी ओर देखा तो पाया वो उसे अपनी उन गहरी भूरी आंखों से देखे जा रहा था। चाहत के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ गई और वो इतनी तेज थी कि अश्व को भी सुनाई दे रही थी।
उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चाहत की बेचैनी को देखकर वो हल्के से उसकी ओर झुका और कानों में बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो वृंदा। उसकी बात पूरी होते होते चाहत की आंखें फैल चुकी थी। आखिर उसे कैसे पता चला कि उसी दिल में क्या था, ये उसे कैसे पता चला। चाहत ने गहरी सांसें लेकर खुद को शांत किया और उसकी ओर देखा तो एक बात फिर खुद को भूलने पर मजबूर होने लगी। डू यू लाइक मी वृंदा। चाहत कुछ कह पाती उससे पहले ही अश्वर ने उसकी ओर देखकर कहा। उसकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। आखिर वो ऐसा क्यों सोच रहा था और उसकी इस बात को सुनकर उसके दिल की धड़कन क्यों बढ़े जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, यू आर इमेजिनिंग थिंग्स यो वृंदा, आई नो यू लाइक्ड मी। कहते हुए वो उसके करीब आने लगा, लेकिन चाहत ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और खुद बेड पर आकर सिर से लेकर पैर रात चद्दर ओढ़कर सोने लगी। अश्व उसे इस तरह से हड़बड़ाते देखकर हल्के से हंस दिया और सीधे बेड पर आ गया। उसने लेटकर कुछ पल चाहत को देखा जो इस वक्त चद्दर ओढ़कर सोई हुई थी। चाहत बेचारी किसी तरह अपनी धड़कनों को संभाल रही थी कि तभी एक भारी हौंत ने आकर उसे खुद में ही समेट लिया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे पता था ये अश्व के अलावा कोई और नहीं हो सकता, लेकिन आखिर वो ये सब क्यों कर रहा था। वहीं अश्व ने उसे कसकर पकड़ा और खुद में ही समेटकर सोने लगा। चाहत बेचारी कुछ ना कर पाई सिवाय सोने के। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था अश्व के करीब होकर सोने के अलावा। सुबह हो चुकी थी और इसी के साथ वट सावित्री की तैयारी भी। चाहत और अश्व दोनों ने आज छुट्टी की थी क्योंकि आज संडे था और उस पर भी दूसरे दिन वट सावित्री का व्रत। उसकी तैयारी में चाहत, शालिनी जी और अक्ष लगे हुए थे, लेकिन अश्व वो अपने काम में लगा हुआ था। हालांकि उसकी नजरें बार बार चाहत पर जा रही थी, जिसने इस बजट पीले रंग की अनारकली पहनी हुई थी और बालों का जुड़ा बनाए व्रत के लगने वाले सामान की लिस्ट बना रही थी। वो सबसे छिपकर उसे देख रहा था, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि उसका एक दोस्त भी है जो उस पर नजर रखने में माहिर था। हाँ, अक्ष ने उसे देख लिया था चाहत को छिपकर घूरते हुए। वो अचानक ही चाहत के पास आया और बोला, वैसे भाभी आपसे एक बात पूछूं। हाँ पूछो ना अक्ष। चाहत ने किताब में कुछ लिखते हुए ही कहा, आपने अश्व पर कौन सा जादू किया है जो वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा है। उसकी बात सुनकर ही उसकी नजरें सीधे अश्व पर गई, जो अब तक हड़बड़ा कर अपने काम में लग चुका था, लेकिन चाहत ने उसे देख लिया था खुद को घूरते हुए। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। बोली, अच्छा ये बताओ, मेरे साथ मार्केट चलोगे? पूजा का सामान भी लेना है, मेरे लिए कपड़े भी। आप अश्व के साथ जाओ, अक्ष ने कहा, लेकिन चाहत ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन उसे काम है ना, इसलिए तो तुमसे कह रही हूं। वो कह ही रही थी कि तभी उसके कानों में अश्व की आवाज सुनाई दी। चलो। चाहत ने अपना सिर घुमाकर देखा तो उसके ठीक पीछे अश्व अपने हौंथ में चाबी लिए खड़ा था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अश्व तुम? वो कह ही रही थी कि अक्ष उठ के खड़ा हुआ और अश्व के सामने आते हुए बोला, अच्छा हुआ भाई तू आ गया। भाभी को मार्केट जाना है तो तुम भी उनके साथ चले जाओ, वैसे भी मैं थोड़ा बिजी हूं। कहते हुए उसने चाहत की ओर देखकर अपनी एक आंख दबा दी और उन दोनों को वहीं छोड़कर खुद निकल गया। अश्वा ने अपना सिर घुमाकर चाहत को देखा, जो इस वक्त जमीन पर बैठी कालीन को घूरे जा रही थी। चले वृंदा। चाहत ने अपना सिर घुमाकर देखा तो उसने उसकी तरफ अपना हौंठ बढ़ा दिया। चाहत ने एक पल को उसे देखा और उसके हौंठ को फिर अपना हौंठ उसके हौंठ में दे दिया। अश्वा हल्के से मुस्कुराया और उसे लेकर बाहर चला गया। एपिसोड 59। सुबह का समय था। चाहत अश्व के साथ कर में बैठकर बाजार जा रही थी कि अचानक अश्व ने उसका हौंठ पकड़ लिया। उसने अपनी ननारे उठाकर हैरानगी से उसे देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। चाहत उसके इस तरह के बर्ताव के पीछे की वजह नहीं जान पा रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसे अच्छा लग रहा था। वो उसे ये दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपना हौंठ छुड़ाते हुए कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो अश्व? मेरा हौंठ पकड़ने के लिए नहीं है? चाहत ने अपना हौंठ छुड़ाना चाहा, लेकिन छुड़ा ना पाई क्योंकि अश्व ने कसकर उसकी कलाई पकड़ी हुई थी। वहीं अश्व ने जन उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसकी ओर देखकर बोला, तो फिर शायद तुम्हारा हौंठ इसलिए है। कहते हुए उसने उसका हौंठ अपने आगे किया और धीरे से अपने होंठ उसकी उंगलियों पर रख दिए। चाहत अपने लाल गाल लेकर शर्माते हुए उसे देख रही और साथ ही उसे हैरानी भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अश्व को क्या हुआ था, लेकिन जो भी था शायद अच्छा था। जब चाहत ने देखा कि अश्व उसकी उंगलियों को अपने मुंह में लेकर धीरे धीरे सक कर रहा है तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने अपना हौंठ उससे छुड़ा लिया और बाहर की ओर देखने लगी। उसका हौंठ अब भी गीला था, जिसे वो खुद देख सकती थी। उसकी धड़कनें तेज थी और वो ज्यादा बढ़ गई जब उसके कानों में अश्व की आवाज सुनाई दी, डिड यू लाइक इट? वाई वुड आई? चाहत के उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उससे ही सवाल पूछ लिया जिसका जवाब उसके पास नहीं था। अश्व उसके लाल हो चुके गालों को देखकर मुस्कुराया और ओहुर कर चलाने लगा। चाहत कुछ देर चुप रही, लेकिन अगले ही पल वो बोल उठी, मैंने तुम्हें अपने प्लान के बारे में तो बताया ही नहीं। चाहत की बात सुनकर अश्व ने अपना सिर हिला दिया। बताओ फिर क्या करना है? मैं चाहती हूं कि तुम अनिरर इस व्रत में घर पर बुलाओ। चाहत ने कहा तो अश्व हैरान रह गया। लेकिन क्यों? वो हमारे घर आकर क्या करेगी?
और तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ उनके बारे में जानना चाहती हो, मैंने तुम्हें फाइल भी भेजी थी। अश्व ने कहा तो लेकिन चाहत ने हैरानी से उसकी ओर देखा। फाइल? कौन सी फाइल? मुझे कोई फाइल नहीं मिली। उसकी बात को सुनकर अश्व ने उसकी ओर देखा और बोला, मैंने वो फाइल तुम्हारी शॉप पर भिजवाई थी, तुम्हें मिली होगी। नहीं अश्व, अगर मेरे पास कोई फाइल होती तो मैं तुम्हें झूठ थोड़ी ना कहती। वैसे क्या था उस फाइल में? चाहत ने उसकी ओर देखकर पूछा और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। वहीं अश्व अपनी ही कहीं गुम था। उसे अच्छे से याद था उसने चाहत को रिधान की सारी इन्फॉर्मेशन वाली फाइल उसे भिजवाई थी, लेकिन उसके पास पहुंची कैसे नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उस फाइल को किसी में गायब करवा दिया था, या फिर वो कभी चाहत के पास पहुंची कैसे नहीं? आखिर कौन था वो जिसने उस फाइल को गायब किया? वो अभी यही सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में चाहत की आवाज जो उससे कुछ पूछ रही थी। तुमने मुझे कौन सी फाइल भेजी थी अश्व? उसकी आवाज के कंसन साफ दिख रहा था। जाहिर था वो चिंता में थी इस बात से कि अश्व ने उसे कोई फाइल भेजी और उसे वो मिली भी नहीं। वहीं अश्व में जब उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखे तो उसने अपने चेहरे पर आए उन अनगिनत भावों को छिपा लिया और हल्के से मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, शायद मैं भूल गया तुम्हें फाइल भिजवाना। अश्व ने कह तो दिया, लेकिन चाहत उसके इस रिप्लाई से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं थी। उसे अब भी अश्व की आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। अश्व ने उसका ध्यान हटाने के लिए हल्के से उसके बालों में होंठ फेरा और बोला, मैं अनिरा और रिधान को बुला दूंगा पूजा में, अश्व ने कहा और अब भी उसके बालों में हाथ फेर रहा था। अचानक ही चाहत को अपना गाल और आंख जलती हुई महसूस हुई। उसके चेहरे पर हया की लाली उतर आई थी। आज से पहले किसी ने भी इस तरह से उसके सिर पर होंठ नहीं फेरा था। वहीं अश्व ने जब देखा कि उसका ध्यान भटक चुका है तो उसने अपने होंठ पीछे खींच लिए और ड्राइव करने लगा। जहां अश्व इस चीज से परेशान था कि आखिर वो फाइल कहां गायब ही गई और चाहत तक नहीं पहुंची, वहीं दूसरी ओर कोई था जिसके हाथों में इस वक्त वो फाइल थी। वो एक लड़की थी जिसके बाल कमर तक आ रहे थे और इस वक्त उसने एक काली साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा उस फाइल से छिपा हुआ था और वो उस फाइल को पढ़ रही थी कि अचानक ही उसने वो फाइल टेबल पर पटक दी और इसी के साथ उसका चेहरा सामने आया। वो कोई और नहीं बल्कि अनिरा खुद थी। उसके चेहरे पर चिंता और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। वो उठी और होंठ मसलते हुए इधर उधर टहलने लगी। आज ही उसे पता चला था कि अश्व ने चाहत के पास कोई फाइल भिजवाई है जिसमें कुछ ऐसा है जो उसे बर्बाद कर देगा, इसलिए उसने चाहत के शॉप से उस फाइल को चुराया जो क्यूरियर उसे देने आया था। आखिर कैसे उसने उस फाइल को हासिल किया था ये वही जानती थी, और आज जब उसने उस फाइल में अपना बारे में सब कुछ देखा तो उसकी आंख हैरानी से फैल चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि अश्व की पहुंच कहां तक है और वो क्या क्या कर सकता था। बस अब तक उसने कुछ किया नहीं था। उस फाइल में उसके द्वारा किए गए उस लड़की के मर्डर के बारे में लिखा था। वो तो अच्छा था कि ये फाइल अब तक अश्व ने पढ़ी नहीं थी और उसे सीधे चाहत के पास भिजवा दी थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि अब अश्व और चाहत दोनों ही उसके लिए मुसीबत बन चुके थे। उसे सबसे पहले उन दोनों का कुछ करना होगा, तभी वो शांति से रह पाएगी रिधान के साथ। अगर उसे चैन से रहना था तो सबसे पहले उसे अश्व को शांत करवाना पड़ता, और ये कैसे करना था वो बहुत अच्छे से जानती थी। कुछ सोचकर वो हल्के से मुस्कुरा दी और फिर खुद से बोली, अश्व, बहुत ज्यादा ही जल्दी नहीं है तुम्हें मेरे बारे में जानने की, मगर कोई बात नहीं, तुम मेरे बारे में कभी नहीं जान पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें जानने ही नहीं दूंगी। और रही बात तुम्हें संभालने की तो चिंता मत करो, वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी तुम बस एक मोहरा हो मेरे लिए। कहते हुए वो शैतानी से मुस्कुरा दी अपनी ही उस शातिर चाल की सोचकर कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन देखा तो अश्व लिखा हुआ था। उसने हल्के से मुस्कुराकर उसका फोन पिक किया और बोली, हाँ बोलो अश्व, आज कैसे याद किया मुझे? मेरे घर पर वट सावित्री की पूजा है तो माँ ने तुम्हें इनवाइट किया है और चाहत भी तुम्हें देखना चाहती है। अश्व की बात सुनकर उसने नाराजगी का नाटक करते हुए कहा, लेकिन अश्वत, पिछली बार जो हुआ वो कह ही रही थी कि अश्वत ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र चला दिया। मेरे लिए आ जाना, उन्हें तुमसे माफी भी मांगनी है। उसका कहना भर ही था कि अनिरा ने उसे हाँ कर दिया और कॉल कट कर दिया। तुमने खुद अपनी कब्र खो दी है अश्व, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ भी होगा वो सब तुम्हारी गलती होगी। उसने खुद से ही पागलों की तरह हंसने हुए कहा। आज वो बहुत भयानक लग रही थी, इतनी भयानक कि सूर्पनखा तक उसके सामने कुछ नहीं थी। उसकी आंखों में जुनून साफ दिख रहा था जो अपने साथ अश्व और चाहत दोनों को ले डूबने वाला था। एपिसोड 60। अश्व और चाहत दोनों मार्केट पहुंचे। चाहत ने पूजा का सारा सामान लिया और अश्व के साथ वापस कार में बैठ गई। अब उसे अपने लिए कपड़े लेने जाना था। अश्व ने उसका हॉन्थ पकड़ा और अपने हॉन्थ में लेकर गाड़ी चलाने लगा। चाहत ने उसकी ओर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक से अश्व उससे इतना क्लिंगी क्यों हो रहा था। उसने अपना हॉन्थ वापस लेना चाहा लेकिन अश्व ने उसका हॉन्थ कर थामा हुआ था। डू यू लाइक मे अश्व धनराज? चाहत ने अचानक ही उसकी ओर देखकर पूछा। उसके अचानक से किए गए इस सवाल को सुनकर अश्व ने उसकी ओर देखा और उसके हॉन्थ को कसकर पकड़कर चलाते हुए बोला, मे बी। उसके इस जवाब को सुनकर चाहत चिढ़ गई और उसने अपना हॉन्थ छुड़ा लिया और उसकी ओर देख कुड़ते हुए बोली,
देखो मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, अगर तुमने इस बार मुझे उसे करने की कोशिश की ना तो देखना चंडुल कर दूंगी तुम्हें, फिर घूमने रहना गजनी बनके, और सीधे सीधे बताओ चाहते क्या हो तुम। हाँ, सुबह से देख रही हो तुम्हें मेरे आसपास ही रहना है, कभी मुझे देख रहे हो कभी मेरे साथ यहाँ आने के लिए मान जा रहे हो, और अब तुम होंठ भी पकड़ रहे हो क्यों? चाहत की इतनी छोटी सी शिकायत सुनकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो जानता था कि उसकी बीवी वृंदा इस तरह से नहीं थी कि वो बच्चों सा स्वभाव रखे और जल्दी से चिढ़ जाए, बल्कि उसका स्वभाव शांत था मगर शर्मीला भी। एक बार उनका होंठ आपस में टकरा गया था, तब उसने वृंदा को देखा था जो शर्मा गई थी। उस वृंदा में और इस वृंदा में जमीन आसमां का फर्क था, ये बात वो भी जानता था, लेकिन उसे ये वाली वृंदा ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि ये वाली वृंदा किसी से डरती नहीं थी, उससे भी नहीं। क्या होंठ पकड़ना गलत है? वो भी अपनी ही बीवी